ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है लेक्चर। अच्छा, मैं थोड़ा सा बिल्कुल रिकैप देता हूँ। ठीक है, कल मैंने आपको UI UX के हवाले से बड़ा बताया था और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी मैं बताता रहा हूँ पहले भी, और मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि UI UX की इस फील्ड की डिमांड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक सच बात अगर आपको बताऊं तो हर बंदे की कोई स्पेशलिटी होती है। ठीक है, ये बात आप मानते होंगे। ठीक है, अगर मुझसे बजायर अगर आप चाहे कहें कि मेरी स्पेशलिटी क्या है और मुझसे सबसे ज़्यादा किसी फील्ड के हवाले से अगर आपको समझना है या मैं सबसे ज़्यादा जिस फील्ड के हवाले से फ़ायदा पहुंचा सकता हूं तो वो UI UX ही है। ठीक है, तो मेरी स्पेशलिटी UI UX है पर्सनली। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, मगर मेरी कोर स्पेशलिटी जो है वो UI UX है। ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझसे जितना सवाल पूछ सकते हैं और जितनी मैं इस फील्ड के हवाले से बजाय खुद डायरेक्टली आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो शायद कोई और ना कर सके। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि UI UX के टीचर्स पूरे पाकिस्तान में बहुत कम हैं। ठीक है, बहुत लिमिटेड हैं। आप पर्सनली शायद अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कहाँ अगर पूछने भी जाएं कि UI UX का कोर्स होता है तो शायद कोई जानता भी ना हो कि व्हाट इज़ UI UX। ठीक है, तो UI UX का जो ट्रेंड है, रुझान है, वो रिसेंटली अभी डेवलप हुआ है। कुछ साल पहले कोई इस फील्ड को जानता भी नहीं था और ये एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ठीक है, तो लोगों को अभी आइडिया नहीं है, कम है। ठीक है, तो इसके टीचर्स भी ऑफ कोर्स कम हैं, इसके कोर्सेज भी कम हैं। ठीक है, आपको शायद इंग्लिश मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में आपको मिल जाए, मगर आपको बेसिक उर्दू के अंदर आपको इसका मटेरियल यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको बहुत लिमिटेड मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, आप फाइंड करने जाएंगे तो इन डेप्थ अगर नॉलेज इस फील्ड के हवाले से आप फाइंड करने जाएँ तो अपनी सलीस उर्दू लैंग्वेज के अंदर तो आपको चीज़ नहीं मिलती। फॉरेन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, मसलन कि उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर यूके में बैठा है तो UI UX के एक्सपीरियंसेस उसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो बंदा पाकिस्तान में बैठा है तो उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। वो पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा आपको ये बताएगा कि भाई यहाँ क्या मुश्किलात हैं इस फील्ड के अंदर और यहाँ आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ लोकली हमारे पास एडोब XD है, सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स जो है वो क्रैक के साथ मिलते हैं, फ्री नहीं मिलते। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमें सॉफ्टवेयर्स की लिमिटेशंस हैं, टूल्स की लिमिटेशंस होती हैं। तो हम यहाँ एक डिफरेंट चैलेंजेस से जो है ना निपट रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एक यूके में एक फॉरेनर बैठा है। ठीक है, उनके लिए बड़ा चीज़ें डिफरेंट हैं। हम लोग यहाँ पे विंडोज़ इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, फॉरेन वो लोग यू उसके अंदर मैक के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, एप्पल यूज़ कर रहे होते हैं, एप्पल मैक को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो उनके शॉर्टकट कीज़ डिफरेंट होती हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और भी बात बताऊं कि सॉफ्टवेयर्स की सेटिंग्स भी अलग अलग होती हैं। मतलब अगर XD उनके पास थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, हमारे पास विंडोज़ वर्जन में XD थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सॉफ्टवेयर और इतने एक इंटरेस्टिंग एक और बात भी है, इस फील्ड के अंदर एक और सॉफ्टवेयर आता है स्केच के नाम से। ठीक है, स्केच के नाम से है एक सॉफ्टवेयर, उसका जो आइकन है वो डायमंड है, गोल्डन डायमंड। ठीक है, तो ये स्केच सॉफ्टवेयर जो है, ये जैसे इसका जो लोगो है वो ये डायमंड है, गोल्डन। ठीक है, ये स्केच एक सॉफ्टवेयर है, ये एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर इसी तरह का है XD की तरह का। मतलब जो XD में जो काम होता है, जो UI UX का जो प्रोटोटाइपिंग या व्हाट्सोएवर जो भी काम XD में होता है, वो सारा काम स्केच के अंदर भी होता है। ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो स्केच की ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब कुछ ज़ाहिर सी बात है, एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है तो सिमिलर, मगर कुछ ऑप्शंस उसके अंदर डिफरेंट हैं या ज़्यादा हैं या अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू XD। ठीक है, तो और कुछ ज़ाहिर सी बात है XD के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, मगर इन होल जो है वो सॉफ्टवेयर का पर्पस और चीज़ें सेम हैं। मगर ये बताने का मकसद ये है स्केच का कि स्केच जो है वो मैक में चलता है। ठीक है, मैक OS में चलता है। ठीक है, विंडोज़ में नहीं चलता। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम स्केच यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अनटिल अनलेस कि हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो,
मैक को मैं आपको ये समझाऊंगा, मिसाल के तौर पे एप्पल का आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, तो एप्पल का होगा कंप्यूटर या लैपटॉप या कुछ भी है, तो फिर आप मैक ओएस इस्तेमाल कर सकेंगे और स्केच को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है, तो वरना आप यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। दूसरे वहाँ पे फॉरेन के अंदर ये स्केच बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, लिनक्स के ऊपर भी यूज़ किया जाता है डेफिनेटली, ठीक है, लिनक्स के ऊपर भी ये चलता है और मैक ओएस के ऊपर भी चलता है, ठीक है। लिनक्स भी, अगर हमारे पास पाकिस्तान में लिनक्स का रुझान नहीं है, ठीक है, बहुत लोग लिनक्स को प्रेफर नहीं करते, और थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट भी है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो लोगों की एक आदत बनी हुई है विंडोज़ के ऊपर, तो वो मैक या लिनक्स के ऊपर नहीं जाते, इस वजह से ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा एक और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, नाम है फिग्मा, ठीक है। तो फिग्मा सॉफ्टवेयर जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फिग्मा सॉफ्टवेयर जो है ये ज़्यादातर विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब विंडोज़ बेस्ड में, सॉरी, ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब ये ब्राउज़र के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं फिग्मा को, ठीक है, ये आप यहाँ पे आईडी बना के यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए आ सके कि आप एक या दो प्रोजेक्ट फ्री बना सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए फ्री नहीं है, ठीक है। मगर काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी हैं जो इसके अंदर फ्री हैं, ठीक है, तो आप लॉगिन करके इसको टेस्ट करके और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको कोई मतलब पीसी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आपको परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। आप कहें कि सर हमारा मेरा पीसी जो है वो बहुत लो पीसी है, उसमें इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ उमैर, अगर लैपटॉप के अंदर लिनक्स है तो आप ये तजुर्बा बिल्कुल कर सकते हैं, जो है ना स्केच इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर स्केच पहले शायद फ्री था, मगर स्केच जो है वो अब शायद फ्री नहीं रहा, ठीक है, तो वो परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लिमिटेशंस हैं हमें पाकिस्तानियों के लिए या यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, अनटिल इतना मज़े की बात यह है कि शायद इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ इस एतबार से कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर वहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलप किया हुआ है, और इंडिया के साथ फॉरेनर्स की टर्म्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर थोड़े से लिमिटेड हैं, तो उसकी वजह से हम स्केच हो गया, इन चीज़ों को हम थोड़ी आसानी से यूज़ नहीं कर सकते, थोड़े से जुगाड़ तरीके हैं यूज़ करने के, मगर लोग करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, जो चीज़ें फ्री रिसोर्स हैं, ठीक है, वो आप यूज़ करें, उस पर कोई आपको रोकता नहीं है। आप फिग्मा यूज़ कर सकते हैं, फिग्मा को आप ट्राई करें, इस पर लॉगिन करें, ठीक है, फिग्मा को यूज़ करें, एक्सडी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक्सडी आपको क्रिएटिव क्लाउड में आपको मिल जाता है, ठीक है, एक्सडी का आपको सेटअप भी मिल जाएगा, डायरेक्ट एक्सडी का, वो आपको गेट इनटू पीसी वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ठीक है, getintopc.com, वहाँ पे आपको एक्सडी का सेटअप भी मिल जाएगा, तो आप एक्सडी को यूज़ करें, आप फिग्मा को यूज़ करें, ठीक है। तो आपको एक्सडी और फिग्मा के इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे बेतहाशा मिल जाएंगे, ठीक है। मगर ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं जब आपको बता रहा हूँ तो मेरे बताने में और अंग्रेज़ों को बताने में तो थोड़ा सा फ़र्क होगा, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है यहाँ के हालात के एतबार से आपको बताऊँगा, ठीक है, वो अपने हालात के हिसाब से बताएंगे, ओके। तो फिग्मा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिग्मा को इन डिटेल पढ़ा सकूं, ठीक है, मेरे पास वैसे ही 3 क्लासेस हैं, ठीक है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सडी को जितना ज़्यादा बता सकूं मैं एक्सडी को बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। और एक्सडी कोई हल्का सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ये इसको आप डिग्रेड नहीं कर सकते, एक्सडी बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, और यूआई यूएक्स के अंदर एक्सडी के कंपटीशन में मतलब एक्सडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर को कंपटीशन में जो है वो मात दे जाता है, ठीक है। तो एक्सडी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छी हैं, तो डिज़ाइन वर्ल्ड के अंदर यूआई यूएक्स के अंदर एक्सडी का बहुत ज़्यादा भरम है, मतलब एक्सडी अगर आपको आता है तो आप दूसरी चीज़ें अगर नहीं भी आती, ठीक है, आपको, तो फिर भी आप जो है वो बड़ा अच्छा मार्केट के अंदर अपने आप को मनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैंने जो चीज़ें बताई थी थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, कल आपको बात अगर समझ में आई थी या नहीं आई थी, इन शॉर्ट मैं रिव्यू दे देता हूँ। तो मैंने आपको यूआई यूएक्स का डिफरेंस बताया था, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूज लोग होते हैं यूआई यूएक्स के
डिफरेंस के बारे में कि यूआई और यूएक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैंने कल ये इसका एग्जांपल बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, बड़ा सादा सा एग्जांपल दिया था। तो एग्जांपल ये था कि यूआई मींस यूज़र इंटरफेस, ठीक है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसका जो एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है, वो है यूज़र इंटरफेस। ये आप लिख लें, मैंने कल बताया भी था, ठीक है, फिर भी आप इसको लिख लें अगर आपको याद ना रहे, ठीक है। तो और इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि इसकी रिसर्च करना चाहें तो आप पिंटरेस्ट के ऊपर यूआई यूएक्स के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और एब्रीविएशन अगर आपको नहीं भी आता, याद नहीं भी रहता, तो गूगल का ज़माना है, आप लिखेंगे यूआई यूएक्स की एब्रीविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको आ जाएगा। ये आपको चीज़ें अगर चीज़ नहीं आती तो सर्च करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप 2020 के अंदर के स्टूडेंट्स हैं, आप 90s के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे रिसर्च करनी है, ओके। तो यूआई यूएक्स, यूआई का मतलब यह है कि यूज़र इंटरफेस, और यूएक्स का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। यूज़र इंटरफेस, यूआई का मीनिंग ये है सिंपल वर्ड्स के अंदर कि मिसाल आप ले लें किसी गाड़ी की, फॉर एग्जांपल कल मैंने किसी बंदे की मिसाल दी थी, आज मैं किसी गाड़ी की एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई गाड़ी है, मिसाल के तौर पे क्या है, ठीक है, टोयोटा करोला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो टोयोटा करोला जो है ना, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, खूबसूरत है, ठीक है। तो एक तो इसकी बात हो गई, इसकी लुक कैसा है, ठीक है, इसका एक स्पॉटी लुक है, ठीक है, स्पोर्ट्स कार की तरह ये दिखती है, बड़ी खूबसूरत है और बड़ी एक भरम वाली गाड़ी लगती है, लुक वाइज ये बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। और इसके मल्टीपल कलर्स आते हैं, ठीक है, इसका रेड कलर भी हो सकता है, इसका वाइट कलर भी हो सकता है, इसका सिल्वर कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो अपीयरेंस है, ठीक है, जो आपको चीज़ आंखों से नज़र आती है लुक वाइज, आप अभी बात नहीं कर रहे कि आप इस गाड़ी में बैठे हैं या नहीं बैठे, ठीक है। सिर्फ चलते फिरते अगर आपको शहरों में ये गाड़ी नज़र आ रही है फॉर एग्जांपल, तो इसका लुक कैसा है, ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा है, इसका अपीयरेंस फ्रंट से, इसका बैक से, साइड से, इसका लुक बड़ा खूबसूरत है, मतलब इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कि इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस इज इक्वल्स टू अपीयरेंस, ठीक है, कि वो चीज़ दिख कैसे रही है, ठीक है, बाहर से कैसे दिखती है, अंदर से कैसे जो ना दिखती है। आप अगर उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो उसका इंटीरियर कैसा है, ठीक है, उसकी सीट्स कैसी हैं, ठीक है, ठीक है, उसकी उसकी सीट्स कैसी हैं, ठीक है, उसका जो है मिसाल के तौर पे उसका स्टीयरिंग, उसका जो है ना, किस तरह किन मटेरियल से वो बनी हुई है गाड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसका लुक की बात हो रही है, उसकी अपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है, किन कलर्स के साथ बनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना जो है ना यूज़र इंटरफेस में कहलाती हैं, ठीक है, वो किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात आपको, ईजी है, ठीक है। अच्छा, यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? यूज़र एक्सपीरियंस उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के अंदर बैठते हैं और उसको चला के देखते हैं, उसको इस्तेमाल करके देखते हैं, और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका तजुर्बा उसके साथ कैसा रहा, मतलब वो चीज़ आपको जब आपने टोयोटा करोला आपने चलाई गाड़ी, तो वो क्या चलने में स्मूथ है, ठीक है, उसकी रोड ग्रिप है नहीं है, ठीक है, वो उसका बैठने के साथ आपकी जो सीट्स हैं वो बड़ी सॉफ्ट हैं नहीं हैं, ठीक है। आप ड्राइव के बाद कुछ 1 घंटे की ड्राइव के बाद थक तो नहीं जाते, आप टायर्ड तो फील नहीं करते, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी उसके साथ जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पे आप उसके साथ आपने उसको, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल, दोनों चीज़ें लाज़िमंद जो है ना बिल्कुल हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ दिखने वाइज़ बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, मगर उसका तजुर्बा जो है वो अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है? तो ये बहुत सारे मिसाल ऐसे ही हमारी डेली लाइफ के अंदर आते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट हो गया, या कोई वेबसाइट होगी, कोई भी ऐसी चीज़ होगी,
भले अगर दिखने में खूबसूरत है, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, वो चीज़ फ़ेल हो जाती है, ठीक है। और कोई बहुत सारे ऐसे लोग ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी कार्स भी होंगी, ऐसे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स भी होंगे, शायद उनका लुक बहुत अच्छा ना हो, मतलब उनका यूआई बहुत अच्छा ना हो, बहुत अट्रैक्टिव ना हो, ठीक है, मगर उनका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम टोयोटा करोला की सलून है, जो पुराना मॉडल है, ठीक है, बहुत पुराना पुराना मॉडल है, ठीक है, ये लुक वाइज ओल्ड लुक होगा, इसका लुक वाइज शायद इतनी खूबसूरत ना भी हो, मतलब इसकी बेस्ट मिसाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये ले लें कि ये लुक वाइज बहुत खूबसूरत शायद ना भी हो एज़ कम्पेयर टू जो नए इसके जो मॉडल्स हैं, ठीक है, इसका इंटरफेस कोई ख़ास बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू न्यू मॉडल्स। मगर जब हम इसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, और इसका एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी पायदारी चेक करते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, और इसका जर्नी चेक करते हैं कि ये स्मूथ चलती है, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो दैट मीन्स कि इसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पुरानी आपको कार्स मिल जाएंगी, ठीक है, भले उनका इंटरफेस बहुत अट्रैक्टिव ना भी हो, मगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ठीक है, बिल्कुल सीडी मोटरसाइकिल 92 मॉडल, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरी आप बात इसका मतलब अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी कार्स या बाइक्स होती हैं जो लुक वाइज इतनी अट्रैक्टिव शायद ना भी हों, मतलब नए मॉडल्स के साथ भले कंपेयर ना भी कर रही हों, मगर उसका एक्सपीरियंस बड़ा खूबसूरत होता है। ये बात लड़के बड़े अच्छी तरह जानते होंगे, मैंने बड़ी उनकी काम की बात छेड़ी है, ठीक है। तो गाड़ियाँ हो गई या बाइक्स हो गई, ये बात लड़कों से ज़्यादा कोई और नहीं जानता कि बहुत सारी ऐसी बाइक्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जो भले लुक वाइज इतनी अट्रैक्टिव ना भी हों, ठीक है, दिखने में आपको कोई ख़ास नज़र ना आती हों, ठीक है, मगर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है उनके साथ, तजुर्बा आपका बड़ा अच्छा गुजरता है उन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, एक चीज़ जो यूज़र इंटरफेस जो चीज़ दिखती है, और यूज़र एक्सपीरियंस जो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है। तो आप मेरी बात दोनों का कंपैरिजन समझ गए, मैंने बड़े सादा अल्फाज में आपको चीज़ समझाई है, ठीक है। तो यही चीज़ अप्लाई करती है UI UX, इसी चीज़ का नाम है, इसी चीज़ को कहते हैं। अब ये बात जब हम ये फिनोमेना मैंने कल बड़े डेप्थ के साथ ये बात समझाई थी कि ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं, और बहुत ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करती हैं UI UX के ऊपर, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर। उसकी वजह यही होती है कि अगर यूज़र एक्सपीरियंस किसी भी वेबसाइट का अगर अच्छा नहीं है और डे बाय डे वो बेहतर नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट या वो वेबसाइट फेल कर जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंजीनियर या जो भी एक्सपर्ट UI UX का होगा, तो उसको उसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो जिस प्रोडक्ट के ऊपर वो बना रहा है, वो वेबसाइट बना रहा है या मोबाइल ऐप बना रहा है, तो वो बड़े बारीकी से UI और UX दोनों का ख्याल रखते हुए वो चीज़ बनाए, ठीक है। आप अगर फूड पांडा यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने फूड पांडा की ऐप यूज़ की होगी, ठीक है। तो फूड पांडा की जो ऐप है, इसका UI UX जो है वो फुल हुआ है, और रिसेंटली ये अपडेट भी हुई है ऐप, ठीक है। तो ये रिसेंटली इन्होंने अपनी ऐप को थोड़ा सा अपडेट किया है, ठीक है, और ये करते रहते हैं वक्त के साथ, ठीक है। तो इसका यूज़र इंटरफेस अगर इजी ना हो, सिंपल ना हो, तो शायद आप इस मोबाइल ऐप को यूज़ भी ना करें, ठीक है। आप जाएंगे, क्यों जो है ना फूड पांडा इतना मशहूर है, फूड पांडा इसलिए मशहूर नहीं है कि ये घर पे सिर्फ डिलीवरी देता है, मेरी बात ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। ये फूड पांडा इसलिए मशहूर नहीं है कि ये सिर्फ घर पे डिलीवरी देता है। तो क्या आपको लगता है कि घर घर पे डिलीवरी देने के लिए इससे पहले कोई और वेबसाइट, कोई ऐप्स नहीं आई, कोई और सर्विसेज नहीं आई? डेफिनेटली और सर्विसेज आई हैं, और शायद अभी भी इसके कंपेटिटर्स बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इसी तरह की सर्विस दे रहे होंगे और हैं भी, डेफिनेटली, ठीक है। मगर क्यों फूड पांडा प्रेफरेबल है, ठीक है, उसकी वजह यह है कि फूड पांडा का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इसके कंपेटिटर्स या इसका जो भी दूसरे लोग हैं, तो उनका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होगा जितना फूड पांडा का है, ठीक है। अगर फूड पांडा ज़ाहिर सी बात है अपनी जो मार्केटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक कर रहा होता है, वो एक अनदर सब्जेक्ट है। मगर मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ,
कोई भी प्रोडक्ट हो, कितनी ही अच्छी मार्केटिंग कर ले, भले करोड़ें खर्च कर ले, लाखों करोड़ों खर्च कर ले, मगर उसका अगर यूज़र एक्सपीरियंस और यूआई यूएक्स अच्छा नहीं है, तो वो अल्टीमेटली वो ऐप या प्रोडक्ट फेल कर जाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और अगर कोई ऐसी ऐप है जिसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, ठीक है, मगर उसका यूआई यूएक्स बहुत शायद देर में वो सक्सेसफुल हो, मगर वो सक्सेसफुल कर जाएगी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपने आज कोई फूड पांडा के टक्कर में कोई ऐसा कोई ऐप लॉन्च की है जिसका एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स फूड पांडा से ज़्यादा बेहतर है, और आपने मार्केटिंग के ऊपर उतना पैसा खर्च नहीं किया जितना फूड पांडा पे हुआ है, तो शायद जो है वो शायद कुछ साल बाद फूड पांडा को आप रिप्लेस फिर भी कर जाएं। ये बड़ी मज़ेदार आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए कि मगर एक इशू ये भी है कि फूड पांडा इतनी छोटी ऑर्गेनाइज कंपनी तो है नहीं। तो फूड पांडा अगर ठहराव का शिकार हो, मतलब अपने यूआई यूएक्स को वक्तन फवक्तन बेहतर ना कर रही हो, तो फिर तो ये केस बन सकता है। मगर फूड पांडा वाले एक ब्रांड है और वो यूआई यूएक्स के ऊपर एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। उनके पास यूआई यूएक्स के डिज़ाइनर्स भारी सैलरी के ऊपर हायर्ड है, ठीक है, जो वो काम कर रहे होते हैं और डेली उसके ऊपर रिसर्च करके उसको बेहतर से बेहतर कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली, एक ब्रांड है जो कराची में भी है, शायद उधर लाहौर में भी है, ठीक है, जिसको कहते हैं एयरलिफ्ट, ठीक है। तो मैं बड़े मेरे करीबी टीचर हैं मेरे, जिन्होंने यूआई यूएक्स से मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी हैं, ठीक है। बड़े सीनियर टीचर हैं, सर आरिफ सरमद, ठीक है, शायद कराची में जो लोग हैं वो शायद जानते भी हों, ठीक है। सर आरिफ सरमद नाम है उनका, ठीक है। तो वो एयरलिफ्ट के अंदर वो डिज़ाइन इंजीनियर हैं यूआई यूएक्स के, ठीक है, ठीक है। तो उनका काम जो है वो एयरलिफ्ट की जो ऐप है उसको बेहतर बनाना है, ठीक है। और उनकी ठीक ठाक सैलरी है, लाखों में सैलरी है माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये तो मेरे पर्सनल सामने की मिसाल है। मैं जानता हूँ जिनको मेरे टीचर हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि वो एयरलिफ्ट के अंदर हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एयरलिफ्ट की ऐप को बेहतर बनाना है, उसका इंटरफेस बेहतर करना है, और उसको डेली अपडेट करते चले जाना है वक्तन फ़वक्तन कि एयरलिफ्ट की जो ऐप है वो उनका सिर्फ और सिर्फ काम सिर्फ डिज़ाइन के एतबार से है। उनका काम क्या होता है, एक्सडी के ऊपर डिज़ाइन बेहतर बनाना, फिग्मा के ऊपर डिज़ाइन बेहतर बनाना, उसकी केस स्टडीज़ बनाना, यूएक्स को बेहतर करना, उनका काम ही यही है। और इसके एवज़ में उनको मंथली ठीक ठाक उनको बोनसेस और प्रिविलेज और एक बड़ी कंपनी के अंदर वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो मेरे सामने की मिसाल है कि एयरलिफ्ट के अंदर इस तरह के लोग हैं, ठीक है, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है फूड पांडा में भी हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं जानता मगर हैं डेफिनेटली, ठीक है। इसके अलावा दराज में हैं, इसके अलावा ये तो लोकल कंपनीज जो यहाँ पे जो जिनके ऑफिस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा करीम है, उबर है, ठीक है। मैं पर्सनली करीम के लोगों को जानता हूँ जो यूआई यूएक्स के डिज़ाइनर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये तो हम लोकल ऑफिसेस की बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर कितनी कंपनीज हैं, कितने ब्रांड्स हैं जिनको ऐसे लोगों की ज़रूरत जो कि एक दफ़ा कोई ऐप या कोई प्रोडक्ट बन गई तो वो एक दफ़ा सिर्फ नहीं चलेगी, वो अपडेट होती रहेगी यूज़र इंटरफेसेस के ऊपर कि यूज़र बेहतर से बेहतर उस ऐप को कैसे बनाना है, ठीक है। अगर वो एक दफ़ा उन्होंने बना के छोड़ दिया तो नेक्स्ट कोई कंपेटिटर आएगा और उसके बाद उससे बेहतर कोई चीज़ लेके आएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एयरलिफ्ट की मैंने बात की, तो एयरलिफ्ट का जो इस टाइम कंपेटिटर है वो स्वेल है, स्वेल करके कुछ कंपनी है, ठीक है। स्वेल ठीक है, यही स्पेलिंग है ना, स्वेल यही है ना। तो यहाँ पे कराची में तो स्वेल को हमने देखा है, ठीक है, हाँ स्वेल है, ठीक है। तो लाहौर में भी डेफिनेटली ये स्वेल होगा, ठीक है। तो ये इनका कंपेटिटर है। अब अगर देखा जाए तो स्वेल की यूज़र एक्सपीरियंस, अगर दोनों को आप इंस्टॉल करें ना, आप एयरलिफ्ट को भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने में कोई हर्ज नहीं है, चेक करने में, ठीक है। तो स्वेल के इंटरफेस में और एयरलिफ्ट के इंटरफेस में थोड़ा सा फ़र्क है,
ठीक है। अगरचे दोनों के इंटरफेस में अगर आपको आसानी से कोई चीज़ मिल रही है, कस्टमर चीज़ कामयाब होगी। और अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, भले ही एयरलिफ्ट कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ कर ले, स्वेल कितनी ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियाँ कर ले, गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ाने से जो ना फ़र्क तो पड़ता है, मगर अल्टीमेटली जहाँ से कस्टमर्स आने हैं, मतलब कस्टमर्स इनका जो आने हैं वो मोबाइल ऐप से आना है। अगर मोबाइल ऐप पे ही हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, तो अल्टीमेटली ये ब्रांड क्रैश कर जाएगा। ठीक है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर यूआई यूएक्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ह्यूज बन जाती है ऐप को बेहतर करने के लिहाज से। ठीक है। तो अब मेरी बात आप समझ गए, इनकी इंपॉर्टेंस समझ गए, ठीक है, यूआई यूएक्स का डिफरेंस समझ गए। ठीक है। अब आ जाते हैं वापस एक्सडी के ऊपर। ठीक है। एक्सडी को मैंने आपको कल रिव्यू दिया था, मैंने थोड़ा सा बताया था कि एक्सडी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। लॉगिन करना पड़ता है आपको, लॉगिन करने की स्टार्टिंग के ऊपर ज़रूरत शायद पड़े, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आप लॉगिन कर लें। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि न्यू स्क्रीन जो आएगी आपके पास वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है। तो न्यू स्क्रीन के ऊपर आपको जो साइजेस, आपको जिस साइज़ के अंदर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप यहाँ पे पिक कर लेंगे। अगर आपको वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि देखो, आप अगर यूआई यूएक्स के लोग हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1920 बाई 1080 की स्क्रीन कितनी बड़ी होती है। ठीक है। और इससे बड़ी जो 1300 की जो स्क्रीन होती है वो कितनी बड़ी होती है, 1200 की जो स्क्रीन होती है वो कितनी बड़ी होती है। तो ये मल्टीपल साइजेस का आपको रिसर्च होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो मोबाइल के जो मुख्तलिफ सेट हैं, मिसाल के तौर पे आईफोन है, आईफोन एक्स है, इसके अलावा जो है ना मिसाल के तौर पे एंड्रॉयड के मोबाइल्स हैं, तो हर किसी की स्क्रीन का साइज़ क्या है, आपको साइज़ नहीं मालूम होगा तो आप नहीं काम कर सकते। ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये एक्सडी जो है वो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हेल्प कर ही रहा होता है। जैसे आईफोन एक्स का बता रहा है कि साइज़ जो है वो 375 बाय 812 का ये साइज़ है। ठीक है, आईफोन एक्स का। इसके अलावा जो है वो आईफोन 6 का साइज़ ये है। ठीक है। गूगल पिक्सल का साइज़ ये है। ठीक है। एंड्रॉयड की जो जो भी मोबाइल नॉर्मली आ रही होती हैं तो उनका साइज़ यही होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर टैबलेट के लिए आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो टैबलेट का नॉर्मल साइज़ ये होता है। कि ठीक है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है, मगर अगर जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो साइज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अगर वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वेबसाइट का जो नॉर्मल साइज़ होता है, मतलब सबसे बड़ा जो साइज़ होता है वो जो आजकल स्क्रीन के ऊपर चल रहा है वो 1920 बाय 1080 होता है। ठीक है। नॉर्मली स्क्रीन जो चल रही होती हैं, नॉर्मल स्क्रीन जो बड़ी हैं लैपटॉप्स की, आजकल यही रेजोल्यूशन चल रहा होता है। ठीक है। इससे छोटे जो लैपटॉप्स होते हैं जो जिनके अंदर थोड़ा सा रेजोल्यूशन लो होता है, तो जो पुराने लैपटॉप्स हैं वो तकरीबन 1366 पे चला रहे होते हैं, या उससे भी और ओल्ड लैपटॉप्स अगर हैं, बहुत पुराने हैं, ठीक है, तो वो 1280 रेजोल्यूशन पे चल रहे होते हैं। ठीक है। ये आप अगर अपने स्क्रीन के ग्राफिक्स के अंदर देखें तो आपको रेजोल्यूशन का आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक डिवाइस की रेजोल्यूशन के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे रेजोल्यूशंस विड्थ और हाइट के दे सकते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? तो फिलहाल अगर मैं 1920 का रेजोल्यूशन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये आर्टबोर्ड आ जाता है। ठीक है, ये आर्टबोर्ड आ जाता है। ठीक है, अपना माइक काइंडली क्लोज कर लें। ठीक है, थैंक यू। सही है। तो ये आर्टबोर्ड आपके आ जाता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इलिस्ट्रेटर के अंदर और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आर्टबोर्ड इसके अंदर होते हैं, और पिछले दूसरे उसके अंदर फोटोशॉप के अंदर आर्टबोर्ड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। फोटोशॉप के अंदर आर्टबोर्ड्स अब आ चुके हैं, मगर फोटोशॉप प्रेफर नहीं करता आर्टबोर्ड्स को। फोटोशॉप जिन्होंने यूज़ किया है तो वहाँ पे ज़्यादातर कैनवस बेस्ड काम हो रहा होता है। तो ये जो आर्टबोर्ड का जो ये सीन है जिस तरह का ये इलस्ट्रेटर से सेम रिलेटेड है। ठीक है, ये आर्टबोर्ड सेम इलस्ट्रेटर वाले ही हैं। ठीक है। और जो ये आइकन है आर्टबोर्ड का वो भी सेम इलस्ट्रेटर वाला ही है, अगर आपने देखा है तो। ठीक है। काइंडली प्लीज़ माइक बंद कर लें। ठीक है, तो मेरा रिदम टूट जाता है। ठीक है। तो
आर्टबोर्ड ये सेम है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर कॉपी करनी है तो वो भी सेम तरीका है जो उसका होता है, इलस्ट्रेटर का होता है। मिसाल के तौर पे आपको सिलेक्शन टूल से ऑल्ट दबा के आपको कोई चीज़ कॉपी करके निकालनी है, जो हमने इलस्ट्रेटर में किया था, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये ऑल्ट दबा के रखें और कोई एलिमेंट निकालना है तो डेफिनेटली आप इसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी का कमेंट आया जी, हुज़ैफा भाई माइक ऑफ कर लें, थैंक यू, ठीक है। तो किसी एक का भी माइक ओपन होता है तो मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ और सारे दूसरे लोग भी डिस्टर्ब डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये आर्टबोर्ड है, इस आर्टबोर्ड को कॉपी करके दूसरा आर्टबोर्ड लेना है तो एक तो तरीका यह है कि जो इलस्ट्रेटर वाला सेम तरीका है कि आप ऑल्ट को दबा के इसी में से कॉपी ले लें, ठीक है। कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। इलस्ट्रेटर में मैंने बहुत टाइम लगाया था, काफ़ी सारी क्लासेस मैंने आपको इलस्ट्रेटर में इतना टाइम लगाने का मकसद ही यही था कि बाकी सॉफ्टवेयर्स में आपको मुश्किल ना हो। इलस्ट्रेटर जिसने ठीक तरह से उसके ऊपर प्रैक्टिस की थी ना, तो उसके लिए ये बच्चों वाला खेल लगेगा और बहुत आसान लगेगा ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, अगर आप इसको इंटरफेस खोल के यूज़ करना चाहें तो आप वही टूल्स और वही कीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलस्ट्रेटर वाली, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक चीज़ थोड़ा सा इसके अंदर शॉर्टकट्स, मतलब यहाँ पे इंटरफेस XD का थोड़ा सा सिंपल और ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कंट्रोल D प्रेस करें तो ऑलरेडी जो है वो आर्टबोर्ड कॉपी होकर दूसरा आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप ऑल्ट दबा के निकालना ना भी चाहें, ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D को प्रेस करें, कंट्रोल D, ठीक है, तो आर्टबोर्ड दूसरा आ जाता है, ठीक है। इजी है, कंट्रोल D, ओके, सही होगी ये बात। अच्छा, इसके अलावा अगर आर्टबोर्ड का नाम चेंज करना चाहें तो आप नाम डबल क्लिक यहाँ पे करके आप नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Art1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल क्लिक अगर आप करके इसका Art2 करना चाहें फॉर एग्जांपल, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाम चेंज करने का फ़ायदा क्या होगा वो आपको बाद में मैं आपको बताऊंगा, मगर अगर नाम चेंज कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। अगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो काम कर रहे हैं आप आर्टबोर्ड का नाम रखने फ़ायदा एट द एंड होगा, ठीक है। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, काम तो हो ही जाता है, ठीक है। अगर ना करें चेंज आर्टबोर्ड का नाम तो कोई मसला नहीं है, काम तो हमारा फिर भी हो ही जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टबोर्ड्स तो आप समझ गए। अच्छा, ये जो आर्टबोर्ड है इसका साइज़ आप जब भी, वैसे तो आप जो है विड्थ और हाइट इसको डबल क्लिक करके इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी हाइट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैं आपको UI UX पे जब आप काम कर रहे हैं तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि जब आपने एक दफ़ा साइज़ सेट कर लिया था, ठीक है, विड्थ आपने सेट कर ली थी, कोई भी आपने साइज़ आपने पिक कर लिया था मोबाइल का या वेबसाइट का, तो मेरी आपको बड़ी जो ना एडवाइस है कि आप विड्थ को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप विड्थ के साथ छेड़छाड़, क्योंकि हम वेबसाइट की डिज़ाइन बना रहे हैं, हम पोस्टर नहीं बना रहे, ठीक है। तो अगर आपको पोस्टर या कोई चीज़ बनानी हो तो आप कस्टमली आप साइज विड्थ और हाइट दे दें, ठीक है। मगर अगर आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि विड्थ जो होती है वो स्टैटिक रहती है, वही रहती है, हाइट चेंज होती है, मतलब जो भी काम होता है वो नीचे हाइट बढ़ती चली जाती है, ठीक है। वेबसाइट जैसे इंक्रीज करती चली जाएगी तो उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, विड्थ को आप नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ ऑप्शन है चेंजिंग करने का, मगर एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप वेबसाइट बनाते हुए विड्थ को चेंज नहीं करेंगे, आपका पूरा लेआउट ख़राब हो जाएगा, ओके। आप हाइट को चेंज करेंगे क्योंकि वेबसाइट के डिज़ाइन बनाते हुए आपकी हाइट जो है वो चेंज होती चली जाती है। मेरी बात क्लियर है? मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेफिनेटली, तो आपको अगर हर्डल आ रही है तो वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। और लास्ट लेक्चर मैं मैसेजेस देख रहा था, तो वो अगर आपको नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है, फराज अभी कहीं गया हुआ है, ठीक है। क्लाउड पे ये सारा लेक्चर जो है वो सेव हो रहा है फराज के पास, ठीक है। तो फराज शायद आज आ जाएगा तो वो आपको दे देगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको देता, मगर मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड के राइट्स नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको फराज आके प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं,
ठीक है, कि यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड्स आपको बता दिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाइट जो है ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाइट आप अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेबसाइट की आप बढ़ाते चले जाएं, जितना आपका काम है उसके हिसाब से बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, अच्छा ये लाइन किस चीज़ की है? ठीक है, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई ये एक नई अजीब सी चीज़ बीच में लाइन किस बात की है? ये लाइन जो होती है ये वेबसाइट का जो फर्स्ट स्क्रीन व्यू होता है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से लेकर ये जो मेरा कर्सर को देखें, मेरा जो माउस कर्सर है इसको आप ज़रा गौर से देखें। ठीक है, यहाँ से लेकर मतलब टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट तक जो पहली स्क्रीन आपको बगैर स्क्रॉल किए जो नज़र आ रही है, ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट स्क्रीन। ठीक है, जिसको कहते हैं ठीक है, ये जो आपको सबसे पहले स्क्रीन आपको नज़र आ रही है स्क्रॉल किए बगैर, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट है। ठीक है, और उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद मतलब इसकी स्क्रॉल किए बगैर इसकी कोई लिमिट होगी ना, इसकी कोई हद होगी। ठीक है, स्क्रॉल किए बगैर की जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट इसकी है स्क्रीन की, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद चीज़ स्क्रॉल होगी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ तक कोई वेबसाइट है तो स्क्रॉल किए बगैर यहाँ तक नज़र आएगी। ठीक है, ये पहली स्क्रीन आपकी आपकी लैपटॉप है, आपकी कोई भी स्क्रीन है, इसकी हाइट यहाँ से बगैर स्क्रॉल किए ऊपर से लेके नीचे तक जो चीज़ जितनी नज़र आएगी वो यहाँ तक आपको नज़र आएगी। इसके बाद जो चीज़ होने होगी वो नीचे आपको स्क्रॉल करके देखनी पड़ेगी, तो वो ऊपर होगी तो नज़र आएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे वेयर टीम्स डिज़ाइन टुगेदर, उसके बाद ट्राई फिग्मा फॉर फ्री ये लिखा हुआ है, और सी हाउ टू वर्क्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे जो ना एम्प्टी स्पेस है। इसके बाद जो नीचे चीज़ होगी वो चीज़ अभी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रही जब तक मैं स्क्रॉल ना करूं। जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो उसके बाद ये एक चीज़ मुझे नज़र आती है। मेरी बात आप समझ गए? तो इसकी मिसाल सेम यही है जो एक्सजी में सेम यही मिसाल है कि यहाँ तक इसकी हद है जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल किए बगैर की। स्क्रॉल करने के बाद जो चीज़ें होंगी वो इस पट्टी के नीचे वाली होंगी। ठीक है, ठीक है, इसको व्यू पोर्ट भी कहते हैं, इसको फर्स्ट स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको व्यू पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्ले बटन भी ऊपर है। ठीक है, जब प्ले बटन को भी आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे ऊपर टॉप पे है प्ले बटन। ठीक है, देखो प्ले बटन पे आपको ये दिखा रहे हैं, देखो ये पूरी विंडो खुल गई है। जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे नहीं, आपको ये बात क्लियर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं जब एक और चीज़ कर लेता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगी। मैं इस पट्टी से नीचे ना क्या करता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट एक ले लेता हूँ, उसका कलर मैं फॉर एग्जांपल ब्लू दे देता हूँ। ओके, देखो मैंने इस पट्टी के नीचे ये चीज़ रखी है, इस पट्टी के बिल्कुल नीचे। ठीक है, अब अगर मैं ये प्ले करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये पट्टी, मुझे वो वाली ब्लू बार नहीं दिख रही। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लेकर नीचे तक यही स्क्रीन है। ठीक है, जब तक मैं इसको स्क्रॉल नहीं करता। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तब वो पट्टी आ रही है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि इस पट्टी का, इस ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी है इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, अब जो है जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वेबसाइट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो हर वेबसाइट के अंदर होते ही होते हैं लाजमन। ठीक है, मोबाइल अभी ऐप की डिज़ाइन की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी वेबसाइट के लुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप एज अ यूआई यूएक्स आपकी ज़िंदगी यही है कि आपको वेबसाइट मोबाइल ऐप की इनके इंटरफेसेस बनाने। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस की हम बाद में बात करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ इस क्लास के अंदर बता सकता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर, मगर जाहिर सी बात है मैं फिर बता रहा हूँ कि ये कोर्स इन डेप्थ 3 क्लासेस के अंदर मैं कवर अप नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरी बात ये समझें कि हर वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लाजमन होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नेविगेशन बार। ठीक है, हर वेबसाइट में आपको नेविगेशन बार लाजमन मिलेगा। ठीक है, जैसे पिंटरेस्ट का नेविगेशन बार क्या होती है, उसको हेडर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पट्टी होती है, जैसे यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बता सकूँ, दिखा सकूँ, ये जो ब्लू कलर की हाईलाइटेड पट्टी है, ठीक है, जिस पे होम लिखा है, फॉलोइंग लिखा है, सर्च बार है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन है या मैसेजेस हैं। ठीक है, ये जो पूरी पट्टी है
ठीक है, मैं अभी हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरी पट्टी है इसको कहते हैं नेविगेशन बार। ऊपर वाली को छोड़ दें, मैं ऊपर वाली की बात फिलहाल नहीं कर रहा, मतलब इसको ऊपर वाली नोटिफिकेशन बार, इसको मैं नोट कर दूं तो ये हट जाती है। ठीक है, मैं इस पट्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पट्टी की जो हद है वो ये है जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ तक ये पट्टी है। ठीक है, ये पिंटरेस्ट की पट्टी है, इसको कहते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, ये हर वेबसाइट में होती है, मतलब अगर फिग्मा पे देखें, ठीक है, ये तो नोटिफिकेशन है, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे नेविगेशन बार क्या है मैं अभी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इसकी नेविगेशन बार है। ठीक है, ये फिग्मा की वेबसाइट पे ये नेविगेशन बार है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फेसबुक पे आ जाएं तो फेसबुक की भी नेविगेशन बार है। ओके, हर वेबसाइट पे आपको ये ज़्यादातर आपको तकरीबन हर वेबसाइट में आपको ये नेविगेशन बार डेफिनेटली मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेविगेशन बार ये मिल रही है। ठीक है, मैं भी अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं हो रही। हाँ, ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने पूरी आपको ब्लू करके हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो पूरी जो पट्टी है, ठीक है, ये जो पूरी पट्टी है ऊपर फेसबुक पे, इसको कहते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार के मल्टीपल स्टाइल हो सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट वेबसाइट के, मगर ये पट्टी जो होती है ये हर जगह आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपको सबसे पहली बात एज ए UI UX के आपको ये पता होना चाहिए कि देखो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उनका नाम क्या होता है। ठीक है, और उनकी वर्किंग क्या होती है और उनका पर्पस क्या होता है। ठीक है, ये पट्टी जो है वो आपको हर वेबसाइट में मिलेगी। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता है और ये किस तरह से डिज़ाइन होती है और इसके क्या व्यूज़ हो सकते हैं, इसके क्या स्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर वेबसाइट अपनी नेविगेशन बार डिज़ाइन करती है। ठीक है, कोई और वेबसाइट होगी, मैं मिसाल के तौर पे आपको कोई और वेबसाइट भी दिखाऊं, गूगल में तो ये गूगल में भी बल्कि मज़े की बात है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी सर्च करूं, फॉर एग्जांपल मैंने सवाल को सर्च किया तो यहाँ पे नेविगेशन बार गूगल की कौन सी है बताएं। गूगल की नेविगेशन बार ये वाली है। ठीक है, जिसके अंदर ऊपर टॉप पे लोगो गूगल लिखा है। ठीक है, सर्च बार है, इसके अलावा इधर जो है वो आपके गूगल अकाउंट की डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरी नेविगेशन बार है। ठीक है, तो हर वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार लाजमन होती है, ऐसा ही है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, एक बात ये गौर करें कि हर वेबसाइट में नेविगेशन बार होती है। ठीक है, डेफिनेटली इसका मतलब कि आपको भी नेविगेशन बार ज़रूर बनानी है अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, उसका कोई आप कलर सेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप फिलहाल अगर कलर्स ये तो मैं भी दे रहा हूँ, इसको कहते हैं वायर फ्रेमिंग्स। ठीक है, वायर फ्रेमिंग का जो स्टेज होता है, जो हमने थोड़ा सा कल मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था, इसके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। ठीक है, यूआई को डिज़ाइन करने के, यूआई यूएक्स के अंदर, ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम लोगो डिज़ाइन के अंदर स्टेजेस पढ़े थे ना। ठीक है, मैंने आपको लेवल 1 बताया था, लेवल 2 बताया था, लेवल 3 बताया था जो लोगो डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से UI UX के अंदर भी स्टेजेस होते हैं। ठीक है, स्टेज नंबर 1 जो मैं आपको बताऊं, ठीक, अच्छा, ये स्टेजेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर डिज़ाइनर फॉलो कर रहा हो, जैसे उसमें स्ट्रिक्टली फॉलोड है ना। ठीक है, उसमें लोगो डिज़ाइन के अंदर, मगर यहाँ पे जो है वो हर बंदा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा होता। ठीक है, वो इसलिए कि रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि मिसाल के तौर पे हमें बड़े फास्टली काम करना होता है, तो हम क्लाइंट की नीड भी नहीं है, तो वो वायर फ्रेमिंग्स नहीं बना रहे होते, मगर आपको आना चाहिए ये सारे स्टेज। आपको एज ए UI UX या लोगो आर्टिस्ट जो हम कल लास्ट टाइम बात कर रहे थे, तो आपको इन स्टेजेस का पता एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेज जो कहलाता है उसको कहते हैं वायर फ्रेम्स। ठीक है, वायर फ्रेम स्टेजेस के अंदर कलर्स नहीं डाले जाते, सिर्फ लेआउट बनाया जाता है वेबसाइट का। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मतलब जो वायर फ्रेम्स होते हैं ना वो ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये आप पेपर पे भी बना सकते हैं, आप पेंसिल और स्केल से भी बना सकते हैं। इस स्टेज के अंदर सिर्फ यह तय किया जाता है कि वेबसाइट का लेआउट क्या होगा, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी। ठीक है, मेरा कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी।
क्योंकि इसके अंदर इस स्टेज के अंदर सिर्फ ये तय किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरा जो है वो नेविगेशन बार जो है वो इधर प्लेस होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये नेविगेशन बार है, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ किसी भी क्लाइंट को जब मैं भेज रहा हूँ नेविगेशन बार, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो कई दफ़ा क्लाइंट मांग रहा होता है, क्लाइंट को हमें ये चीज़ें ब्रीफ करके देनी होती हैं कि भाई मैं जो लेआउट वेबसाइट, क्योंकि क्लाइंट कई दफ़ा ये मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट आपको ये एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि क्लाइंट्स कई ऐसे होते हैं जो आपसे वायर फ्रेम डेफिनेटली मांगते हैं कि भाई आप मुझे ब्रीफ तो करो कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप मेरे प्रोजेक्ट पे काम तो करेंगे मगर आप किस फ्लो में काम करेंगे, मुझे बड़ा आप पूरा वेबसाइट ना बना के दो, मगर मुझे वायर फ्रेम्स दो। वायर फ्रेम्स का मतलब ये है कि मुझे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कि आप लेआउट कैसे रखोगे मेरी वेबसाइट का, ठीक है। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मैं टॉप पे आपकी वेबसाइट का नेविगेशन बार रखूँगा, और नेविगेशन बार में दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हर वेबसाइट में होती है वो क्या होती है, हर वेबसाइट में आप देखेंगे क्या होती है, वो होता है लोगो, ठीक है। किसी भी कंपनी का लोगो जो होता है वो उसमें नेविगेशन बार में लाजमन होता है, मतलब वो चीज़ पहचान होती है किसकी, उस वेबसाइट या उस कंपनी की, ठीक है। तो आपका लोगो होगा। अब लोगों की मल्टीपल पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर्ड हो सकता है, मगर एक कॉमन जो नॉर्मली जो ज़्यादातर आप देखते हैं वो आप कहाँ देखते हैं, आप लेफ्ट साइड पे लोगों को देखते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अभी हम ये भी बात नहीं कर रहे इस स्टेज के ऊपर कि भाई फ़ोन साइजेस क्या होंगे, फ़ोन कलर्स क्या होंगे, किस फ़ोन क्या होंगे, फ़ोन्स की अभी बात हो ही नहीं रही, ना अभी कलर्स की बात हो रही है, सिर्फ अभी लेआउट की बात हो रही है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद जो है वो मेरे नेविगेशन बार के अंदर मैं अभी थोड़ा सा पॉइंट आउट इस तरह से करता जाता हूँ ताकि मैं क्लाइंट को बता सकूँ, ठीक है। नॉर्मली क्लाइंट के लिए कैसे काम किया जाता है, मैं बिल्कुल उसी अंदाज में आपको चीज़ें लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो नेविगेशन बार को मैंने बता दी कि भाई ये नेविगेशन बार है। अच्छा जी, इसके बाद नेविगेशन बार के अंदर लोगो आ गया मेरा। इसके बाद नेविगेशन बार जो है इसके अंदर मेरी डिटेल्स होंगी। मिसाल के तौर पे होम होगा, ठीक है, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है, हिसाब से कि भाई कंपनी किस चीज़ के लिए मैं वेबसाइट का यूआई बना रहा हूँ। क्या वो फूड रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, क्या कोई फेसबुक की तरह इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा, मेरी बात आप ध्यान से सुने, कि जब तक आपको नहीं मालूम होगा कि इंडस्ट्री टाइप क्या है, ये तो मतलब ये तो जनरल क्वेश्चन है ना, इसके बगैर तो आप हवा में तीर तो नहीं चला सकते, हवा में आप अपनी मर्जी से कोई प्रोजेक्ट तो नहीं करेंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट किस कैटेगरी की है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की है वगैरह वगैरह, किस चीज़ की है, सलून की है वगैरह, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे हम ये लेते हैं कि भाई ये किसी कंपनी की पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है। कंपनी की पोर्टफोलियो वेबसाइट का मतलब यह है कि भाई जैसे एक कंपनी है EA प्रोजेक्ट्स डॉट पी कंपनी है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की फर्म है, ठीक है। अब इसकी वेबसाइट जो है ये कंस्ट्रक्शन की है, तो कंस्ट्रक्शन का पोर्टफोलियो वेबसाइट वो होती है कि जहाँ पे वेबसाइट ये बता रही होती है, ठीक है। हाँ, इंस्टीट्यूशन की भी बन सकती है, किसी एजुकेशन का इदारा भी बन सकता है, ठीक है। एजुकेशन का इदारा हो गया या कंस्ट्रक्शन की हो गई, या तो ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये सारी आती हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स कहलाती हैं ये, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स, इनकी कैटेगरी होती है पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वो होती हैं जिनको, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी होती हैं और सर्विसेज वेबसाइट्स भी होती हैं, मगर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स का पर्पस ये होता है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि हम कौन हैं और क्या करते हैं, हमारी क्या खिदमात हैं, हम अपने आप को डिस्क्राइब कर रही होती हैं वेबसाइट्स, बता रही होती हैं। उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस ये होता है कि कोई भी अगर आए
तो वो जान सके कि ये कंपनी या ये ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है, इनका अपना क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स जब जाननी होती हैं किसी भी कंपनी के बारे में, तो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट कहलाती है। वो किसी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के हवाले से भी हो सकती है। जब तक इंस्टीट्यूट, जैसे मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि सर सैयद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। अब सर सैयद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है ये एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट भी है, ठीक है। ये सर्विस दे रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्विस भी है और ये पोर्टफोलियो भी है, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वेबसाइट्स की कैटेगरी दो मर्ज भी कर रही हूँ, ठीक है। मतलब पोर्टफोलियो वेबसाइट भी है और सर्विस वेबसाइट भी है, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपना पोर्टफोलियो भी शो कर रही है, इसका जो मेन पर्पस है, ठीक है। ये बातें एज ए डिज़ाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि ये वेबसाइट, ये क्लाइंट आपको नहीं डिटेल्स देगा। मतलब क्लाइंट आपको ये खुद मुंह से बता नहीं रहा होगा कि मेरी वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, ठीक है। ना आपको क्लाइंट ये बता रहा होगा कि मेरी वेबसाइट आपकी कोई सर्विस वेबसाइट है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो सिर्फ आपको मालूम होनी चाहिए। वो आपको सिर्फ इतना बताएगा कि भाई मेरी वेबसाइट किसी एजुकेशन से रिलेटेड, या मेरी वेबसाइट किसी रेस्टोरेंट के, ठीक है। तो वो सिर्फ आपको अपनी कंपनी का नाम और वो बताएगा उसकी फील्ड क्या है, ठीक है। ये तो आपको पता करना है कि उनकी वेबसाइट जो है वो किस कंडीशन में लाया करती है, क्या वो सर्विसेज में लाया करती है, क्या वो पोर्टफोलियो उस पे अंदर होंगे। जब एजुकेशन की बात होती है, किसी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की बात होती है, तो डेफिनेटली उनके दो पर्पसेस होते हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दो पर्पसेस होते हैं। क्या पर्पस होते हैं कि भाई वो पोर्टफोलियो वेबसाइट भी है, वो डेफिनेटली अपनी जो कारकर्दगी है, मतलब उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, क्या कितने स्टूडेंट्स को पास आउट किया, उनकी जो है ना ये यूनिवर्सिटी जो है मिसाल के तौर पे सर सैयद, ये दूसरी कंपेटिटर यूनिवर्सिटीज़ से बेहतर कैसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ये क्या क्या सर्विसेज हैं, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर रहे होंगे, इसके अलावा अपनी सर्विसेज भी शेयर कर रहे होंगे कि भाई एकेडमिक्स के अंदर कि भाई हम कौन सी डिग्रीज करवाते हैं, ठीक है। हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विसेज हैं, ठीक है। कि हम ये एजुकेशन की ये डिग्रीज दे रहे हैं, ठीक है। तो हम प्लीज़ आप खुदा के वास्ते हमसे ये डिग्री कर लें, ठीक है। हमें आप पैसे जमा करवाएं और जो है ना मंजर बेचें, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपनी कोई सर्विस भी बेच रहे हैं और अपनी जो पोर्टफोलियो है वो भी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए। आपका काम है कि उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं आप एज ए यूआई यूएक्स। आपका अब ये बड़ा मिशन ये पता चल गया, पर्पस पता चल गया कि वेबसाइट का पर्पस आपको पता चल गया, ठीक है। लेआउट आप इस पर्पस के बगैर आप नहीं बना सकते कि भाई पर्पस आपको पता चल गया कि ये वेबसाइट जो है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट है और सर्विसेज देती है, ठीक है। तो आपको ये पर्पस मालूम पड़ गया, ठीक है। आपको पर्पस मालूम पड़ गया, ठीक है। ये आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप पहले अपना जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री टाइप क्या है वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री टाइप क्या है? इंडस्ट्री टाइप है फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ओके। इंडस्ट्री टाइप एजुकेशन है और पर्पस क्या है इनका, वो है पोर्टफोलियो और इनकी सर्विसेज, ओके। किसी का कमेंट आया है, क्या कह रहे हैं कमेंट में, एक मिनट। सर मतलब ये हुआ कि एक्सडी में हम किसी भी वेबसाइट का टेम्पलेट या थीम डिज़ाइन करते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। आप यूआई यूएक्स का मतलब ही यही है कि आप उसका थीम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको इस लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है पूरी वेबसाइट का थीम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये थीम
थीम जो नॉर्मली होता है, जो कि क्या टेम्पलेट कहते हैं, वो HTML का पूरा वर्जन उसको थीम कहते हैं। मतलब ये तो अभी सिर्फ हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम उनको जो बना बनाया कोई वेबसाइट का मतलब HTML CSS का हम पूरा का थीम बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो थीम ये पूरा बना के नहीं दे रहे, थीम के अंदर वो डिज़ाइन भी इंक्लूडेड होगा डेफिनेटली, और वो वेबसाइट प्रोग्रामिंग के साथ पूरी बनी बनाया एक पूरा सेट होगा जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई अब आप अपने मर्जी की एंट्रीज फिल कर लें। तो उसको कहते हैं वेबसाइट के अंदर पूरा थीम या टेम्पलेट, ओके। मगर अभी हम सिर्फ डिज़ाइन की हद तक बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, बड़ा फेमस टर्म है जिसको कहते हैं PhD बनाना वेबसाइट के अंदर, ठीक है। PhD बनाना पहले, क्योंकि ऐसा हुआ करता था, ये इसलिए टर्म मशहूर है PhD बनाना वेबसाइट की, कि पहले जब भी डिज़ाइनिंग होती थी वेबसाइट की वो फोटोशॉप में होती थी, जब तक XD नहीं आया था, ठीक है। जब तक XD नहीं आया था, ये अब से 5 साल पहले की बात है या 10 साल पहले की बात है। जो पुराने डिज़ाइनर्स हैं, जो भी पुराने डिज़ाइनर्स हैं, उनसे आप जब पूछेंगे ना ये टर्म कि भाई वेबसाइट डेवलपमेंट की PhD बनाना क्या होता है, तो वो आपको यही सारी बातें बताएंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो PhD पहले जो बनती थी, PhD का मतलब डिज़ाइन बनाना, वो पहले फोटोशॉप में बनता था, अब XD में बनता है, ठीक है। तो मगर PhD पहले जो बनाते थे डिज़ाइन, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहले जो PhDs बनाया करते थे और PhD का जो काम करते थे वो करते डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ठीक है। कोई स्पेशलिटी नहीं होती थी UI UX की। जब से एक XD सॉफ्टवेयर नया आया है, ये एक पूरी फील्ड, एक स्पेशलिटी बन गई है। मतलब एक नॉर्मल डिज़ाइनर इन बातों का ख्याल थोड़ी रखता है कि भाई वो जो है ना, ये पर्पस क्या है, पोर्टफोलियो है, सर्विस वेबसाइट है। जिस तरह से हम, कोई जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर एक कॉमन डॉक्टर होता है, कोई स्पेशलिस्ट होता है। स्पेशलिस्ट को मालूम होगा कि भाई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है या सर्जन है, तो ये इन सारी बातों का वो ख्याल रखता है कि भाई वेबसाइट या कोई चीज़ बन रही है तो उसका पर्पस क्या है, चीज़ें हैं। PhD, बिल्कुल, PhD शॉर्ट फॉर्म है फोटोशॉप का, बिल्कुल, ठीक है। PhD फोटोशॉप का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जैसे कहते हैं ना लेबर में कि लेबर की जो अपनी एक रॉ लैंग्वेज होती है, ठीक है, कि भाई पाना ले आना या वगैरह वगैरह। तो हम नॉर्मली जो हम एक नॉर्मल रॉ फॉर्म में हम जो कहते हैं इसको मार्केट के अंदर, वो कहते हैं PhD बना दो, ठीक है, वेबसाइट की PhD बना दो। तो वेबसाइट की PhD जो है वो फोटोशॉप में पहले बनती थी, ठीक है। अब XD में डिज़ाइन बनता है उसका, ठीक है। मगर पहले जो काम किया करते थे पहले डिज़ाइनर्स, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि पहले डिज़ाइनर्स स्पेशलिस्ट काम नहीं करते थे। अब ये नई फील्ड आ गई है कि आप पूरी वेबसाइट को बनाने के लिए UI UX के स्पेशलिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब पर्पस की हम बात कर रहे थे कि पर्पस आपको मालूम, आप कर लेंगे कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है। क्लाइंट नहीं बताएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, या आपको खुद हर वेबसाइट का देख के पर्पस मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी मालूम करना पड़ेगा कि उनके लिए ज़रूरी क्या है, ठीक है, उनके लिए क्या। कोई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि पर्पस के अंदर कुछ वेबसाइट्स का और कुछ कंपनीज का पर्पस ये होता है कि उनको पोर्टफोलियो इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और कुछ के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है सर्विसेज, ठीक है। सही, एक मिनट। अच्छा, PhD वर्ड बिल्कुल आज भी इस्तेमाल होता है, मतलब ये कॉमन वर्ड है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी चीज़ों में अभी भी बड़ा दुख वाली बात है कि हम बहुत पीछे हैं, हमारी डिज़ाइन इंडस्ट्री भी बहुत पीछे है। बड़े बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इदारे भी नहीं हैं जो डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई अच्छा पढ़ा सकें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कोई ऐसी डिग्री प्रोग्राम बताएं जिसके अंदर हम डिज़ाइनिंग के चीते बन जाएंगे, तो कोई अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं, कोई ऐसे इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या इदारे ऐसे नहीं हैं जो आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हों। बड़ी, ये हमारा अलमिया है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास अपडेटेड इदारे ऐसे नहीं हैं पूरे पाकिस्तान में। कुछ इदारे हैं ऐसे, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही, हाँ, जैसे अरीना मल्टीमीडिया है या कुछ इदारे हैं जो फिर भी इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं आपको मैंने अरीना मल्टीमीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, कराची में भी है, शायद लाहौर में भी हो, मगर फिर भी वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी अपडेटेड नहीं हैं,
अगर आप ज़रा रिसर्च करें ना इन इदारों के ऊपर, तो आपको चीज़ें फिर भी अभी भी अपडेटेड नहीं मिलती। मगर अभी भी मतलब ये आप जब जाके देखेंगे तो अभी भी फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन वेबसाइट का बन रहा होगा, ठीक है। अभी भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें पुराने लेवल के ऊपर चल रही होंगी। फोटोशॉप पुराने वर्जन का चल रहा होगा, सीसी कोई 2006 का चल रहा होगा, ठीक है। एक्सडी कोई जानता नहीं होगा। मैं आपको फिग्मा के ऊपर बात कर रहा हूँ, स्केच के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो शायद कोई जानता ही ना हो कि क्या होता है। अब ये जिम्मेदारी तो इदारों की है, यूनिवर्सिटीज़ की या जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उनको बतानी चाहिए, ठीक है। मगर वो नहीं बता रहे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा गैप है मार्केट के अंदर। मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, मार्केट में कंपनीज इस चीज़ को मांग रही हैं कि लोग आएँ, हम उनको नौकरियां दें, मगर मार्केट के अंदर इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है। तो फिर अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पर्पज़ आपको पता होना चाहिए, मगर कुछ कंपनीज का पर्पज़ पोर्टफोलियो पे ज़्यादा होता है, कुछ का सर्विसेज पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट आप शायद क्लाइंट ना बता सके, मगर आपको ये बात पता लगानी है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरी आप समझें, ठीक है, गौर से एक और बात समझें कि जो क्लाइंट अपनी वेबसाइट बनवा रहा है ना, उसके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें कुछ और हैं, जो यूज़र है उसके लिए चीज़ें कुछ और हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसको मैं थोड़ा सा आसान करके बात समझाऊं कि अगर ससईद जो ना एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो वेबसाइट यहाँ बनवा रहा है, ससैयद की डिज़ाइन बनवा रहा है मुझसे एक्सडी के ऊपर, तो उसका ध्यान बताऊँ क्या होगा। उसका ये ध्यान होगा कि भाई सबसे पहले कोई भी आके एकेडमिक्स देख के मेरे पास एडमिशन ले यहाँ पे। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि कोई स्टूडेंट आए और एडमिशन ले मेरे लिए, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं, एडमिशन सबसे पहले जल्दी जल्दी कैसे हो, कि उसका पर्पस क्या होगा कि मैं जल्दी स्टूडेंट से एडमिशन करवाऊँ वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। ऐसा ही है, कोई भी जो वेबसाइट बनवा रहा है तो उसका पर्पस अकॉर्डिंग टू सर सैयद यूनिवर्सिटी उसका ये होगा कि सबसे पहले कोई भी बंदा आए तो उसको ठड़ाक से जो है वो एडमिशन नज़र आए, ठीक है। तो देखो उसका पर्पस के लिए उसने एडमिशन ओपन लिखा है, अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, एडमिशन टेस्ट लिखा है, तो उसने ये ख़ास बटन्स क्यों दिए हैं यहाँ पर? इसलिए दिए हैं कि उसका दिमाग के अंदर उसका पर्पस यही है कि वो सबसे पहले एडमिशन करवाना चाहता है। भले ही कोई ये जाने या ना जाने कि भाई यूनिवर्सिटी का कैलिबर क्या है, उसने कितने एग्जीबिशंस किए हैं, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, दुनिया में उसको कितना जाना जाता है, नहीं जाना जाता, ये कोई कंसर्न नहीं है बनवाने वाले का। जो वेबसाइट बनवा रहा है, ये हर फिनोमेना में होता है। कोई भी कंपनी जो है उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह कैसे तरह कस्टमर को कैच किया जाए, ठीक है। अब इसके लिए एक यूनिवर्सिटी के लिए कस्टमर क्या है, उसका कस्टमर स्टूडेंट है, और स्टूडेंट से उससे पैसे मिलने हैं, एडमिशन होंगे तो उससे पैसे आएंगे। तो जो बनवा रहा है उसका मकसद ये है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को ट्रैक करे, ठीक है। ये गर्ज उसका फिलहाल नहीं है कि भाई जो है वो यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है या यूनिवर्सिटी क्या करती है, फिलहाल उसका ये मेन गोल नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? मगर एज अ स्टूडेंट कोई यूजर कोई आता है इस वेबसाइट के ऊपर, तो उसका गोल सबसे पहला क्या है, ठीक है। कोई भी अगर एक स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट का मतलब एज अ यूजर, यूजर अगर वेबसाइट पे आता है तो उसका मेन गोल एडमिशन सबसे पहले नहीं होता। उसका मेन गोल ये होता है कि उस वेबसाइट या उस यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि वो आप ये सारा पढ़ेंगे वेबसाइट्स के लिए। वेबसाइट्स के लिए मैं वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ डेफिनेटली नहीं सिखा रहा। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स मैं पढ़ा रहा होता, कि हम कोशिश करेंगे कि एमएसएम से हम बात करें कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई कोर्स लॉन्च हो, ठीक है। मैं जब वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ाऊँगा तो मैं जाहिर सी बात है ये पूरी थ्योरी और ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली बना के डिज़ाइन से लेके कोडिंग तक मैं बिल्कुल लेके जाना चाहूँगा। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये कोर्स डेवलपमेंट का नहीं है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट का। और कहने का मकसद ये है कि ये आपको पता होना चाहिए एज अ UI UX डिज़ाइनर, ठीक है, कि जो आपसे काम बनवा रहा है उसका पर्पस कुछ और है, ठीक है। जो आपसे काम बनवा रहा है उसका पर्पस कुछ और है, और जो यूज़र है उसका पर्पस कुछ और है, ठीक है। यार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। वेबसाइट कोर्स ज़रूर करवाएं, विल बी फर्स्ट स्टूडेंट। अच्छा खैर,
इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। हुज़ैफ़ा भी, अच्छा सही है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो इंशाल्लाह ताला अगर स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी दुख वाली बात एक और भी है, ठीक है। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से अच्छे कोर्सेज उर्दू में अगर फाइंड करना चाहें तो शायद आपको यूट्यूब पे मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, जो आपको कोई ऐसा टीचर हो कि आपको जो है वो XD भी पढ़ाए, डिज़ाइन UI UX भी पढ़ाए, और फिर उसको जो है वो कोड करने के लिए आप पूरा उस डेप्थ के साथ जाएं, तो आपको अंग्रेज़ तो बहुत मिल जाएंगे, मगर आपको उर्दू का मटेरियल, आपको मवाद बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ। आपको शायद PHP के लोग फिर भी मिल जाएं, पर आप सर्च करने जाएंगे ना तो आपको शायद PHP, डेटाबेस, बैकएंड के हवाले से लोग मिल जाएं। उनका स्पेशलिटी नहीं होती कि वो आपको ये बताएं जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वेबसाइट का पर्पस क्या होता है, इसकी लुक कैसे होती है, नेविगेशन कैसे बनता है। उनका ये हेडेक नहीं होता, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताते। तो मैं, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये सर, विजुअल स्टूडियो पर वेबसाइट डिज़ाइन होती है क्या? विजुअल स्टूडियो पे कोड लिखा जाता है, वेबसाइट डिज़ाइन नहीं होती, ठीक है। विजुअल स्टूडियो मेरे पास है, ठीक है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। मैं इसके ऊपर काम कर रहा होता हूँ फ्रिक्वेंटली, मगर इसके ऊपर वेबसाइट कोडिंग होती है, डिज़ाइन नहीं बनता। डिज़ाइन जो है वो आप XD पे ही बनाते हैं, ओके। ठीक है, टॉपिक के ऊपर आते हैं, एंड के ऊपर क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है, तो प्लीज़ जो है मुझे आगे बढ़ने दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स या यूज़र्स के लिए वेबसाइट की जो लुक चाहिए उनको, उनकी जो डिमांड है वो कुछ और है, और जो बनवा रहा है उसकी डिमांड कुछ और है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या चाहेगा? स्टूडेंट ये चाहेगा कि भाई मैं किसी यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, भाई उसकी, मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँगा तो मेरी, मुझे डिग्री जो है उसकी वर्थ क्या होगी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मुझे मौके मिलेंगे, क्या मुझे उनका माहौल कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा। ये सवालात होते हैं एज अ यूज़र, एज अ स्टूडेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलने से पहले। भाई मैं उस यूनिवर्सिटी डायरेक्ट तो गया नहीं, वेबसाइट का पर्पस क्या होता है? वेबसाइट का यही पर्पस होता है ना कि कोई बंदा डायरेक्ट खुद चल के ना जाए, वेबसाइट पे आके उन चीज़ों के बारे में यहाँ बैठ के जान सके, ऐसा ही है। तो अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ और मुझे वेबसाइट ये नहीं बताती, गाइड नहीं करती कि वेबसाइट, यूनिवर्सिटी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी की क्लासेस कैसी हैं, यूनिवर्सिटी में ऐसी इन्वायरमेंट है नहीं है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है नहीं है, फैसिलिटीज़ क्या हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ कैसी हैं, क्या है उनका अपना क्या कल्चर कैसा है, ठीक है, उनके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, उनके टीचर्स की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, उनकी डिग्री की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं अगर यूके चला जाता हूँ, कनाडा चला जाता हूँ, तो क्या सर सैयद की वर्थ क्या है, सर सैयद के स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर कितने इन हैं, कितनी सर सैयद के जो है स्टूडेंट्स को जॉब मार्केट के अंदर जॉब्स मिलती हैं, सर सैयद जॉब्स दिलवाने में कितनी हेल्प करता है, सर सैयद जो है वो जॉब्स किसी भी स्टूडेंट्स को दिलवाने में कितनी हेल्प करता है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टूडेंट एज ए यूज़र इस जगह पे आएगा तो इन चीज़ों का सवाल करेगा, ऐसा ही है, ठीक है। ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये अमूमन कोई अगर डिज़ाइनर होना ये चाहिए, उसूलन जो होता नहीं है फॉलो, कि कोई भी वेबसाइट जो बननी चाहिए उसको यूज़र फर्स्ट अप्रोच से बनाना चाहिए, ठीक है, जो उसूलन होना चाहिए। कोई भी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस वो होता है, कोई भी UI UX का अच्छा प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस वो होता है जो यूज़र फर्स्ट अप्रोच से चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको फूड पांडा का दिया, मैंने आप पूरी ऐप्स का पहले मैंने पूरी आपको सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की। तो यूज़र फर्स्ट अप्रोच से चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए, वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो, यूज़र फर्स्ट अप्रोच वही होती है जो मैं अभी कह रहा हूँ कि यूज़र क्या चाहता है, कोई वेबसाइट या कोई ऐप खोलता है तो उसकी डिमांड्स क्या हैं, उसकी नीड क्या है, उसको ख्याल रखते हुए वो चीज़ बननी चाहिए। मगर हमारे पास, फिर मैं वही कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती। हमारे पास बनवाने वाला क्लाइंट है, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच के साथ चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, हालात हैं, ठीक है, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बनाएंगे
उसका बेनिफिट ये होता है कि उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि वो एडमिशन करेगा। कोई भी चीज़, कोई भी यूज़र अगर उस चीज़ से खुश होगा, इंस्पायर होगा, तभी तो वो जाके एडमिशन लेगा, ठीक है? ना कि इस चीज़ से कि भाई डायरेक्ट आप बस ये तो आएगा कि भाई कोई भी आया और ऐसा लगता है कि भाई ट्रैक करना चाहता है, सबसे पहले आओ एडमिशन करो, सब एडमिशन करो, ठीक है? ये तो एक ट्रैप करना हुआ, ठीक है, वेबसाइट के ज़रिए, ठीक है, किसी भी अपनी सर्विस के ज़रिए, ठीक है? यहाँ बस किसी ने सुना कि भाई सर सैयद, फॉर एग्जांपल सर सैयद तो वैसे इदारा रेपुटेबल है, अच्छा है, मैंने तो एज ए एग्जांपल पिक किया है। मैं सर सैयद की कोई बुराई नहीं करता, ठीक है? सर सैयद एज़ कम्पेयर टू दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो कराची में है, सर सैयद बहुत अच्छा है, सर सैयद की मार्केट बहुत अच्छी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं सर सैयद को जो है ना डिग्रेड नहीं कर रहा। मैं जनरल एक आपको अप्रोच बता रहा हूँ जो लोगों की होती है वेबसाइट बनाते हुए, ठीक है? तो उनकी अप्रोच यही होती है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ट्रैप करना चाहते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशन इदारे में नहीं है, ये हर जगह पे है। हर कंपनी का यही होता है कि कैसे न कैसे उससे पैसे निकलवाए जाएं, ठीक है? उनकी अप्रोच यही होती है। अल्टीमेटली होना ऐसा नहीं चाहिए। यूज़र फर्स्ट अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि भाई उनकी नीड क्या है, और फिर अल्टीमेटली वो चीज़ डायरेक्ट करेगी उनको एडमिशन करवाने पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट को डिज़ाइन करता फॉर एग्जांपल, तो मैं ये जो बातें कह रहा हूँ कि यूज़र अप्रोच जो है वो शो करता, वो शो करने के बाद उसके आगे पेजेस जो है वो लिंक अप करते हैं एडमिशन के ऊपर, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखता कि जो चीज़ें यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को बताती। वैसे यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बताई, ठीक है? कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर के अंदर बताई भी हैं, ठीक है? इतनी भी अंधी नहीं बची हुई यार, ठीक है? तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, मगर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या वो चीज़ें जो इन्होंने बताने का मैसेज दिया है, क्या वो मैसेज कन्वे हो रहा है इजीली या नहीं हो रहा? मतलब ये अब इंटरफेस का फ्लॉ है कि अब इंटरफेस इस तरह का है कि मैं आसानी से पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है? आसानी से मैं जो है वो क्रेडिबिलिटी को समझ नहीं पा रहा। अगर यूज़र जो है वो समझाने की ये मिसाल के तौर पे वेबसाइट वाले समझाने की कोशिश कर भी रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट की, हमारी ये यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी क्या है, मगर फिर भी अगर वो नहीं समझ में आ रही, दैट मीन्स कि इंटरफेस का फ्लॉ है। मतलब एक अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो बैनर आ रहा है, ये बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता है, ठीक है? मुझे समझने का टाइम नहीं मिलता। मैं अभी मिस्टेक एक निकाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल, कि ये जो बैनर है, मैं अभी रीड नहीं कर पाता, उससे पहले ये भाग जाता है, ठीक है? मैं यहाँ पे रुका हूँ फॉर एग्जांपल एडमिशन रोड शो 2020, ये क्या है, ठीक है? ये गायब हो जाता है, ठीक है? फिर एडमिशन, अच्छा एडमिशन ओपन के कितने बैनर्स आ रहे हैं, सिर्फ एडमिशन के ऊपर बात चल रही है। अच्छा दूसरा अभी इन्होंने कहा कि इनरोल इन वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है? ये भी मैं पढ़ ही रहा था, ये बैनर चला गया। फिर मैं कह रहा हूँ बैचलर्स मास्टर्स एंड पीएचडी पढ़ रहा था, ये फिर चला गया। फॉर योर सेफ्टी वी हैव इंट्रोड्यूस ऑनलाइन एडमिशंस, ठीक है? सही है, यहाँ तक बात सही है, ठीक है? मगर अभी भी मुझे बहुत सारी डिटेल्स जो है वो क्रेडिबिलिटी की अभी भी नहीं मिल रही। मुझे एडमिशन्स के 2 बैनर्स नज़र आए हैं, ठीक है? एडमिशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एडमिशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हर जगह पे एडमिशन नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे लर्न मोर का इन्होंने लिखा है, मगर ये बैनर और इसकी पिक्चर इतनी कोई सिंपल रखी है कि कोई अट्रैक्टिव अप्रोच नहीं है, ठीक है? दी यूनिवर्सिटी, और ये इन्होंने पोर्शन जो रखा है कि अपनी यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को निकालने के लिए, समझने के लिए, मगर अभी भी कोई ये मुझे अट्रैक्टिव इवेंट्स का पोर्शन बनाया है, और इसका माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कोई इंटरफेस है कि मुझे चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही। मतलब ये इसको मुझे ध्यान से, गौर से, आंखें थोड़ी सी चूची करके इसको देखना पड़ रहा है कि ये चीज़ें, इवेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना? मुझे मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा डिज़ाइन वो है कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे आंखों को जोर नहीं देना चाहिए कि भाई ये क्या लिखा क्या है, ये सेक्शन क्या है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे मुंह पे जो है वो चीज़ इतनी आसानी से मिले कि मुझे वो सर्च ना करनी पड़े, ठीक है? अब इवेंट्स क्या हैं, इवेंट्स अगर पिक्चर्स लगी हुई होती तो शायद मुझे समझ में आता कि भाई सेलिब्रेशन का, इंडिपेंडेंस डे का इवेंट हुआ है। अब पिक्चर नहीं लगी हुई तो मैं टेक्स्ट को रीड करके कैसे समझूं, ठीक है? मैं इतना, रोड शो हुआ है तो रोड शो की कोई पिक्चर्स होनी चाहिए थी, कोई वीडियोस होनी चाहिए थी, ठीक है? बिल्ड एशिया का कोई इवेंट हुआ है तो यार कोई वीडियोस होती, कोई पिक्चर होती, तो मैं उस जब बात को समझता, ठीक है? तो मैं वरना कैसे समझूं इस बात को?
ठीक है। उसके बाद उन्होंने फेसबुक का लिंक दिया है, यहाँ पे कोई वीडियो दे दिया है, यहाँ पे वो ईमेल फिल करवा रहे हैं, उसके बाद फिर बस टेक्स्ट है। ठीक है, मैं और क्या समझूँ यहाँ आगे। ठीक है, तो बिल्डिंग हाइट बिल्कुल हो सकती है, वही बात है ना कि ये चीज़ें जो है वो बनाने वाले ने उस अप्रोच से बनाया होता है। और दूसरी बात यह है कि चीज़ें अगर एक और डिज़ाइन एतबार से अगर चीज़ें कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो बहुत देखो यूआई यूएक्स यही अप्रोच डेवलप ही तो करनी है हमें, कि जो मैं आपको अप्रोच डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मिसाल के तौर पे ये जो इमेज है बड़ी ब्लर है, धुंधली है यार। इतनी बड़ी ये वेबसाइट है, ये ससई यूनिवर्सिटी है जो सीएस का पूरा 4 साल का कोर्स करवाती है। उसकी वेबसाइट जो है उसकी पिक्चर इतनी मतलब एक बेसिक सी एक गलती कि पिक्चर जो है वो इन्होंने डीएसएलआर में एक अच्छी पिक्चर लेके यहाँ अपनी वेबसाइट पे रख नहीं सकते थे। मतलब ये तो एक इनके पास क्या डीएसएलआर कैमरा नहीं होगा, ये एक हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर एक खींच नहीं सकते यार, खींच सकते हैं डेफिनेटली, तो एक रखें। दूसरी बात यह है कि इनका एक थीम होगा डेफिनेटली, एक कलर पैटर्न होगा, जैसे पर्पल है, ब्लू है। ठीक है, तो थीम जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, मतलब एक कलर पैटर्न का एक कंसिस्टेंसी नहीं है जो हम बेसिक डिज़ाइन में हम पढ़ते हैं कि सर बिल्डिंग हाइड हो जाएगी सर, विंडोज़ एसी छुप जाएंगे। हाँ डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, ठीक है, जो मेरे को समझ में आ रही हैं या स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं सामने, यही बातें जो डिज़ाइनर है उसको भी तो पता होनी चाहिए ना, उनको भी तो ये बातें समझ में आ जानी चाहिए ना। हाँ ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, पहली बात ये है कि देखो ये जो लुक है इसका बिल्डिंग का, ये कोई और व्यू भी तो हो सकता था ना। इतना खूबसूरत सर सैयद की बिल्डिंग्स हैं और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ डेफिनेटली हैं। ऐसा नहीं है कि सर सैयद के कोई भी अगर कोई एजुकेशन का इदारा है तो उसका बिल्डिंग के कोई अच्छी जो है वो व्यू नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। जैसे कि आपको मैं अभी निकाल देता हूँ यूट्यूब से, आपको अच्छे अच्छे इनके व्यूज़ नज़र आ जाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग इनकी अच्छी अच्छी जो है वो व्यू नज़र आएंगे। देखो ये शायद इस्लामाबाद में है, ये तो मिसाल के तौर पे अभी एक और आई थी जैसे कि ये। ठीक है, अब ये इस तरह की बिल्डिंग्स हैं फॉर एग्जांपल, या इस तरह की इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बिल्डिंग का व्यू निकाल सकते हैं ना, ठीक है, या नहीं निकाल सकते। उनकी तो बिल्डिंग है, वो एक स्नैपशॉट एक पिक्चर लेके डीएसएलआर में लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि यार एक ज़बरदस्त खूबसूरत सी एक बड़ी बिल्डिंग है 4 मंजिला, और एक एक आइडिया पता चलता है, जो बंदा खुद ना भी जा सके तो उनको आइडिया होगा। एक पिक्चर देखो, जैसे मिसाल के तौर पे ये बड़ी खूबसूरत पिक्चर है, यहाँ पे इनके गार्डन्स हैं, इनके दरख्त लगे हुए हैं। तो ये पिक्चर मुझे समझ में आ रही है, सर यूनिवर्सिटी की ये पिक्चर है, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। तो या उनको नहीं पता कि ये अच्छी पिक्चर है, लगा सकते हैं। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे ऐसी कोई पिक्चर तो मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, और बड़ी धुंधली पिक्चर्स हैं, कोई साफ सा पिक्चर ऐसी कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ इन्होंने पिक्चर रखी है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, तो मेरा पॉइंट आप समझ गए हैं जो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है वो ये इनको ये कर सकते हैं, मतलब ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, सही है। इसके अलावा कलर्स की कंसिस्टेंसी नहीं है, लेआउट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, नैव जो है वो बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पे ये बारीकी आपको समझनी चाहिए। देखो यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी कम है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हेडर जो है वो यहाँ इसके बटन्स जो हैं वो बिल्कुल ही स्क्वायर शेप में अजीब लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो ये नेक्स्ट और प्रीवियस का ये जो बटन है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ दे देते साल के तौर पे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे ब्लू बटन कलर चल रहा है, ऊपर जो उन्होंने बटन्स दिए थे वो ग्रीन में दिए थे, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रीन बटन चला रहे हैं तो सारे वेबसाइट पे ग्रीन कलर के इस तरह के बटन चलने चाहिए थे, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फिर नीचे जो बटन है यहाँ वाला, ये फिर डिज़ाइन इसका चेंज हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा गोल बटन है, मगर जब यहाँ पे आते हैं तो ये बटन जो है वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो होवर के स्टेट के ऊपर इसका इफेक्ट एनिमेशन डिफरेंट है। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे होवर के ऊपर इसका एनिमेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वो चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक चीज़ थोड़ी सी नीचे है तो एक चीज़ जो है वो थोड़ी
ऊपर है, ये बटन इस चीज़ का ये पता नहीं क्या करता है, टॉप जाने का। अब टॉप जाने का बटन ऐसा होता है ग्रीन कलर का, यार हद होती है। ठीक है, टॉप जाने का बटन, ये तो पता नहीं कोई डाउनलोड का बटन लग रहा है। मतलब अगर आपने डाउनलोड फाइल का बटन इस तरह का देखा हो तो ये कोई डाउनलोड फाइल का बटन लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो डिज़ाइन एतबार से आपको समझनी चाहिए। ठीक है, ये आपको एज यूआई यूएक्स, ये रिसर्च का, जैसे मैंने कहा था, चीज़ें तो बनी जाती हैं, ठीक है, मगर आधे से ज़्यादा काम जो है वो रिसर्च के ऊपर होता है। अगर मैं इन डेप्थ स्टडी करके ये बताऊँ कि भाई मिसाल के तौर पर लोगो होगा, फिर जो है वो सर्च बार होगी, तो सर्च बार, नेविगेशन बार मैं अगर बनाऊँगा तो बहुत छोटा सा बनाने की कोशिश करूँगा। मैं इतना बड़ा नेविगेशन बार आधी स्क्रीन का नहीं रखूँगा। ठीक है, आधी स्क्रीन का इतना बड़ा नेविगेशन बार जो यहाँ पे इस वेबसाइट में यहाँ से लेकर इतना बड़ा है, दैट मीन्स कि मेरी आधी से ज़्यादा स्क्रीन तो उन्होंने इसने सारी नेविगेशन बार ने ले लिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेविगेशन बार में आनी नहीं चाहिए, मतलब यूजलेस है। तो बेइज्जती कर दी हूँ मैंने।